नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की 1 फरवरी 2023 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के फैक्ट के साथ में जो उनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेज़बान है? तो ये है कौन सा? अहमदाबाद शहर जो है वो जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है इसका मेज़बान शहर है। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात का शहर अहमदाबाद वो कर रहा है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। और ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये 30वीं है ना, 30वीं है। और जो 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में मनाई जाएगी। तो ये है इसके बारे में फैक्ट। और बात करें यहाँ पे तो गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी ये दोनों मेज़बानी कर रहे हैं इसकी यहाँ पे। और देश भर से 400 जो छात्र हैं वो अपने जो आविष्कार हैं उनके साथ में यहाँ पे आएंगे और अपने आविष्कार की प्रदर्शनी करेंगे। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है अपना राष्ट्रव्यापी विज्ञान संचार कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। और प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में किसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है? दोस्तों, अडानी समूह जो इस समय का है सबसे फास्ट ग्रोइंग समूह है और जिस पर एक आरोप लगाया गया है स्टॉक हेरफेर और बहुत सारी चीज़ों का, मनी लॉन्ड्रिंग सहित। तो ये कौन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो वो एक अमेरिकन एक रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसने जो अडानी समूह है इसके ऊपर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया है। तो जो इसकी जो आप जानते हैं कि जो अडानी ग्रुप का पर आरोप लगा हुआ है तो ये किसने लगाया? हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाया गया। अब इसमें जो लगाया गया है वो स्टॉक हेरफेर है, टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग का है और मनी लॉन्ड्रिंग का। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अडानी समूह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी बढ़ रहा है। इसके बारे में इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च में चिंता जताई गई है। और बात करते हैं इस रिपोर्ट के कारण जो अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी पावर है, अडानी टोटल गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड है, अडानी ग्रीन एनर्जी है और एनडीटीवी भी निका हो गया जैसी सूचीबद्ध कंपनियां का जो मूल्यांकन है, का जो शेयर मार्केट है, इनमें तेज़ी से गिरावट आ गई है। और बात करते हैं अडानी ग्रुप की तो ये क्या है? इंडियन मल्टीनेशनल कांग्लोमेरेट हेडक्वार्टर जो है, जो इंडियन अडानी का जो हेडक्वार्टर इसका ग्रुप का है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय गौतम अडानी, जो इसके संस्थापक हैं वो गौतम अडानी हैं और उन्होंने 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना करी थी। हेडक्वार्टर कहाँ हुआ इसका? गुजरात में। अब इस प्रश्न नंबर 3 में है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवकों को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। जो 2023 से 24 ये जो वित्तीय वर्ष होगा इसमें जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनको मासिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। और ये जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है इसकी मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। बघेल ने कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति भी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने मजदूरों के लिए आवास सहायता योजना और महिला उद्यमियों की योजना की घोषणा भी इसके साथ में ही करी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य पर रिसर्च करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? अब सूर्य पर होगा रिसर्च, तो ये जो रिसर्च के लिए जो भारत है उसने एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन चलाया है, उसका नाम क्या है? आदित्य L1। और आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये किसने किया है? ये किया है इसरो ने। तो इसरो क्या बोलते हैं? इंडियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इसरो का हिंदी में। और जो जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। अब ये करेगा क्या? सूर्य और सौर कोरोना जो है उसका करने वाला भारत का पहला मिशन है। ठीक है, और इसको कर कौन रहा है? इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु उसके वैज्ञानिकों ने और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ी चुनौती इसकी ये दी गई है। तो ये है आपका आदित्य L1। अब बात करते हैं इसरो की, जिसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। तो इसरो के बारे में से आपने पढ़ा, ये इसरो है
एक मिनट, अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये भारतीय सरकारी अंतरिक्ष संगठन है ही है, और इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। और इसके लिए जो समिति थी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, उसका शुरुआत में 1962 में इसका गठन किया गया था, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और जिसने ऊर्जा विभाग के रूप में काम करना शुरू किया था 1962 में। और अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करें तो जो उसके जनक हैं वो कौन है, विक्रम साराभाई हैं, है ना। और ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई है, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। जो एस सोमनाथ हैं वो इसके कौन है, अध्यक्ष हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि ये जो इसरो का गठन की बात हो गई है ना 1900, और ये जो एस सोमनाथ हैं ये इसके कौन है, अध्यक्ष हैं। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने ट्रायसिक युग के प्रथम सिसिलियन जीवाश्म की खोज की है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फंगस वर्मिन गिलमोरी, ये इसका नाम है। और जो क्या है, ट्रायसिक युग का प्रथम सिसिलियन जीवाश्म है, ये आपको याद करना जरूरी। जहाँ पे प्रथम आ जाता है तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए आपको याद करना आवश्यक हो जाता है वहाँ पे। अब बात करें इसकी, तो ये क्या है, ये उभयचर जैसा प्राणी है, और ज्ञात ऐतिहासिक जीवाश्म रिकॉर्ड में कम से कम 87 मिलियन वर्षों के अंतराल को भरने में इससे मदद मिलेगी। और जो इस जीवाश्म का नाम क्या रखा गया है, फंगस वर्मिन गिलमोरी, ये इसका नाम है। और ये जो आप देख रहे हैं जो पिक है, ये किसका पिक है, फंगस वर्मिन गिलमोरी। और आप जानते हैं कि ये क्या है कि सबसे पुराने खोजे गए सिसिलियन जीवाश्म है ये, और जो छोटे स्तनपायी के रिकॉर्ड में लगभग 35 मिलियन वस्तुओं का विस्तार करते हैं। तो इतने दिनों से ये डेवलपमेंट की इस स्टेज पर पहुँचे हैं। और इसकी जो पहली खोज हुई थी वो हुई थी जुरासिक काल में, और उससे पहले 10 सिसिलियन जीवाश्म की खोज की गई थी। आधुनिक जो सिसिलियन है ये एक कॉम्पैक्ट बुलेट के आकार की खोपड़ी का एक बेलनाकार निकाय के अंगहीन उभयचर है, जो भूमि को खोदने में मदद करते हैं। वह कीड़ों के शिकार की तलाश में पत्ती, कूड़े या मिट्टी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो ऐसे कीड़े होते हैं वो उस युग के हैं। और जो ट्रायसिक युग की बात करें तो ट्रायसिक युग काल जो मेसोजोइक युग की पहली अवधि है, जिसमें प्रमुख परिवर्तनों की शुरुआत को चिन्हित किया गया था, जैसे महाद्वीप का वितरण, जीवन का विकास। तो ये क्या हुआ था कि ट्रायसिक युग में हुआ था। और ट्रायसिक युग की शुरुआत में केवल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अस्तित्व में था, जबकि ट्रायसिक के अंत में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रचलन में आया। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको अलग अलग पॉइंट में अपने हिसाब से लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ATRIEE के वैज्ञानिक ने ततैया, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वास्प बोलते हैं, इसकी एक नई प्रजाति की खोज की है। उसका नाम क्या रखा गया है, सोलिगा इकारिनाटा। ये एक ततैया का नाम है जो अभी खोजी गई है नई, ठीक है। तो इसका आपको नाम जो है याद रखना है। और ये है जो आप पिक देख रहे हैं, ये है सोलिगा इकारिनाटा, ठीक है। इसका जो शरीर देखिए कि इस पर कोई भी निशान नहीं है। तो ये यही सबसे बड़ी चीज़ इसको एक खूबी में लाती है कि इसके पास जो नॉर्मल ततैया होते हैं उनके शरीर पे निशान होते हैं, बट इसके पास ऐसा कोई निशान नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, इकारिनाटा शरीर के कुछ क्षेत्रों में लकीर की अनुपस्थिति को दर्शाता है। और इसका जो नाम है ये सोलिगा जनजाति पे रखा गया है। और जो सोलिगा जाति है वो कहाँ रहती है, वो रहती है कर्नाटक में। तो सोलिगा जनजाति कर्नाटक में रहती है, और ये ततैया भी कर्नाटक के जंगलों में जो बाघ अभ्यारण्य है वहाँ पाई गई है। तो इसलिए उस जनजाति के नाम पर इसका सोलिगा इकारिनाटा नाम रखा गया है। और आप ये जानते हैं कि ये जो जनजाति है ये भारत में कहाँ रहती है, बाघ अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में रहने वाला पहला आदिवासी समूह है, और जिसे वन अधिकारों के लिए आधिकारिक रूप से न्यायालय द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। इसको बेलगिरी जो है, रंगून पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। कपिला कावेरी नदियां इन पहाड़ियों से होकर के गुजरती हैं, जहाँ पे सोलिगा इकारिनाटा पाया गया है, और सोलिगा जनजाति वहाँ पे निवास करती है। तो ये कर्नाटक में है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने देश का बजट सत्र 2023
कब से कब तक चलेगा? जब ये बजट सत्र स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी को, तो ये कब ख़त्म होगा? ये होगा ख़त्म 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को ख़त्म होगा और ये 66 दिन का होगा टोटल, ठीक है। तो ये 66 दिन का जो है 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक ये चलेगा बजट सत्र के रूप में। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। अब इसकी संयुक्त बैठक होगी, तो संयुक्त बैठक का जो आह्वान करता है, अभी जो अभिभाषण करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो अपनी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये करेंगी इसको अभिभाषण, इसकी शुरुआत करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण जो है पटल पर रखा जाएगा, जो कल रखा जा चुका है। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी, 66 दिन का होगा। और जो पहला सत्र है वो पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा, मतलब 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा पहला वाला। और 14 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में कोई भी कार्यवाही यहाँ पे नहीं होगी। इस दौरान होगा क्या? जो भी उन्होंने बजट पास किया है, तो जो स्थायी समितियाँ हैं संसद की, ठीक है, वो इस जो मांगे की गई इसमें है उसकी समीक्षा करेंगी तथा अपने मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। तो बजट सत्र का जो दूसरा भाग है वो 13 मार्च से शुरू होकर 6 तक जाएगा, 6 अप्रैल तक, ठीक है। 31, 13, 6 ये 2 सेशन होंगे। और जिसमें होगा क्या? बजट सत्र से पहले संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक होती है। इस दौरान सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा जाता है, तभी जाके बजट पास होता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में खबरों में रहा सेना स्पेक्टाबिलिस क्या है? तो ये जो सेना स्पेक्टाबिलिस है ये क्या है? ये विदेशी आक्रामक पौधा है जो केरल में पाया गया है। इन खेलों की यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो ये आक्रामक पौधा है और ये पाया गया है केरल में, तो इसका आपको नाम याद रखना है। और सेना जो इसका जो है ये, इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये विदेशी पौधा है जो अमेरिका से आया है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थानीय पौधा, ये आपको ध्यान रखना है। 15 से 20 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है और इसके बाद में इसमें हजारों बीज आते हैं जो और अधिक जंगलों को या और अधिक पौधों को जन्म देते हैं। और ये क्या करता है? देसी प्रजातियों के अंकुरण और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जो देसी प्रजाति के पौधे हैं वो पनप नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी जो उपजाऊपन है, जो विकास है, उसमें ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है। भारत में और प्रजातियां हैं जैसे कि चारोमुशेल है, लैंटाना झाड़ियां हैं, इंडियन फुलब्रॉग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो और विदेशी प्रजाति आक्रामक पौधे हैं जो दूसरे पौधों को विकास में थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस, जो प्रत्येक वर्ष है उसके जनवरी का जो आखिरी संडे होता है, आखिरी इतवार होता है, रविवार होता है, उसको कुष्ठ रोग के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी का रविवार कुष्ठ रोग दिवस। तो पूछा यह गया सवाल में कि कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसन रोग, जो इस बार जो 2023 है इसमें ये 29 जनवरी को मनाया गया है। और जो इस साल का जो थीम है, थीम की बात करेंगे तो थीम क्या है इसका? एक्ट नाउ लेप्रोसी, ये इसका थीम है। तो इसमें ये हुआ है। और वित्तीय और इतिहास की बात करें तो जो ये कुष्ठ रोग दिवस है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को इस रोग के बारे में उनकी जागरूकता को बढ़ाना और ये प्राचीन बीमारी है इसके बारे में ज़्यादा उनको शिक्षित करना। कुष्ठ रोग एक चिरकालिक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे ये जीवाणु है जिसके कारण इसको होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रे मतलब लेप्रोसी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या हो गया कि ये हो गया। और इसमें इसकी सरकार ने बहुत सारे अभियान भी चलाए थे, जैसे 2017 में चलाया था स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, और 16 में चलाया था राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये चलाते रहे हैं और इसमें जो है ये अभी दवा तो बन गई है, इसके इलाज भी संभव है। और देश में प्रभावित तो है बहुत सारे लोग, और इसमें 120 से अधिक देशों में ये प्रचलित है और हर वर्ष जो है 2 लाख से ज़्यादा नए मामले इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो अपना गणतंत्र दिवस था अभी 74वां,
उसमें जो झांकियाँ निकली थी परेड के टाइम पे, तो उसमें जो उत्तरांचल राज्य है उसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, सेकंड जो है तो महाराष्ट्र को दिया गया है, और जो थर्ड है वो यूपी को दिया गया है। तो अपना राज्य जो यूपी है उसको तीसरा पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस की परेड में। अब ये जो उत्तरांचल की जो झांकी है उसमें क्या था कि इन्होंने मंदिर माला मिशन के अंतर्गत ये मानसखंड का जो चित्रकारी की थी उसका इन्होंने प्रदर्शनी चलाई थी, उसका इन्होंने परेड किया था और ये झांकी निकाली थी इन्होंने। बात करते हैं उत्तरांचल के मुख्यमंत्री की, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी। और इसमें जो है अगर तीनों सेनाओं की बात करें कि 3 सेनाओं में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का दल का जो अवार्ड है वो किसने जीता है, तो वो जीता है पंजाब रेजिमेंट ने। तो पंजाब का भी नाम आपको याद रखना है, सॉरी पंजाब होता है। तो पंजाब रेजिमेंट ने सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड जीता है। CRPF को और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया है। ये था 74वें गणतंत्र दिवस के बारे में। अब ये था लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और क्या सही करना है और कैसे वीडियोस लाने हैं इसके लिए अपनी सलाह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे साथ बने रहने के लिए तब धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।